आज की ये कहानी रिश्ते की परिभाषा को बदल के रख देने वाली है। वही रिश्ते जिन्हें हम जिंदगी भर निभाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको उन्हीं रिश्तों पर शक होने लगेगा, क्योंकि 2016 में हुए एक मर्डर केस में जब पुलिस तहकीकात करते हुए हार मान लेती है, तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव उस केस को सॉल्व करता है और उसके बाद जो राज खुलता है उसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य रिश्तों पर से आपका भरोसा उठाने या उन रिश्तों पर आपके शक को बढ़ावा देने का बिल्कुल नहीं है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी दिल्ली के पास यमुनानगर में रहने वाले योगेश बत्रा की है। योगेश बत्रा के पिता का नाम सुभाष बत्रा व माँ का नाम संगीता बत्रा था। योगेश बत्रा एक करोड़पति परिवार से ताल्लुक रखते थे और यमुनानगर में रहकर ही अपना बिजनेस संभाल रहे थे। योगेश बत्रा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की थी। योगेश बत्रा के साथ उसके कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ा करती थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका एक खूबसूरत लड़की थी। उसको मॉडलिंग का शौक था। प्रियंका ने कॉलेज में मिस कॉलेज का खिताब जीता और आगे जाकर उसने मिस दिल्ली का भी खिताब जीता था। अब उसकी इसी खूबसूरती का दीवाना योगेश भी हो गया था। अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। योगेश भी एक अच्छा लड़का था और अच्छे परिवार से था, तो जल्द ही प्रियंका और योगेश की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों ये बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। परिवार वाले भी इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। 1998 में योगेश बत्रा और प्रियंका की शादी हो जाती है। ये शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और शादी के कुछ समय बाद ही उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक इन दोनों की जिंदगी में तूफान आ जाता है। योगेश और प्रियंका की शादी को लगभग 18 साल हो गए थे। 17 मई 2016 की सुबह योगेश बत्रा के घर से प्रियंका बत्रा के चीखने की आवाज आती है, जिसको सुनकर उसके पास पड़ोस के लोग उसके घर पहुंचते हैं। अब लोग जैसे ही योगेश के बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि योगेश अपने बेड पर लेटा हुआ है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। प्रियंका बताती है कि योगेश को हार्ट अटैक आया था। अब पास से एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो योगेश को मृत घोषित कर देते हैं। 42 साल की उम्र में योगेश बत्रा अपने पीछे अपनी बीवी, 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप को छोड़ गए थे। मानो दुख का पहाड़ बत्रा परिवार पर टूट पड़ा हो। घर में हर कोई रो रहा था और सबसे ज्यादा दुख में थी प्रियंका, जिसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। रिश्तेदार व पड़ोसी मिलकर प्रियंका को समझाते हैं। अब 17 मई को शाम के वक्त योगेश बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और सब लोग पहले की तरह काम में लग जाते हैं, क्योंकि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उससे उबर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रियंका ने भी वही किया। उसने जिम जाना शुरू कर दिया। योगेश के सारे बिजनेस जिनको वो संभालते थे, अब उसकी जिम्मेदारी प्रियंका ने ले ली थी। इससे पहले कभी भी प्रियंका ने बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, पर योगेश के चले जाने के बाद प्रियंका ने सारा बिजनेस अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया। अब कंपनी की डायरेक्टर प्रियंका बत्रा बन गई थी। एक औरत का कंपनी के सबसे बड़े पद पर बैठ जाना लोगों को अक्सर रास नहीं आता। लोग 1000 तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अब वही सब प्रियंका के साथ भी हो रहा था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। इन सब के बीच योगेश के माता पिता अपने बेटे की याद और अपने से पहले गुजर जाने के दुख में काफी मायूस थे। योगेश के पिता की उम्र उस समय 70 साल की थी और माँ की उम्र 65 साल की थी। योगेश की माँ ने कई बार कहा कि उनका बेटा उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा हूँ। योगेश की माँ ने इस बात का जिक्र कई बार अपने पति से भी किया, पर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। सुभाष बत्रा अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंपने के बाद रिटायर होकर सुख और शांति से अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन उनको अपने ही बेटे की अर्थी अपनी आंखों के सामने उठने का दर्द भी देखना पड़ा। लेकिन योगेश की माँ लगातार कहती रहती कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए और योगेश की मौत की जांच करानी चाहिए। अब कुछ समय बीतता है और कुछ ऐसा होता है कि सुभाष बत्रा ने पुलिस रिपोर्ट भी कराई और पुलिस पर दबाव भी डाला कि योगेश केस की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। अभी योगेश बत्रा की मौत के बाद प्रियंका बत्रा को विधवा हुए कुछ ही महीने हुए थे और जिस तेजी से उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बदला, उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन्हें किसी प्रकार का दुख है। कंपनी को अपने नाम कराने के बाद प्रियंका ने अपने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया।
अब इन सब चीजों को देखने के बाद योगेश के माता पिता को प्रियंका पर शक हुआ और इसी शक को दूर करने के लिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। योगेश का अंतिम संस्कार हो चुका था और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। ऐसे में सबूत इकट्ठा करना और मौत की वजह जानना मुश्किल था। मगर कुछ दिन जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो प्रियंका को शक के घेरे में लाए। प्रियंका के संबंध अपने सास ससुर से अच्छे नहीं थे। शादी के कुछ सालों बाद ही योगेश और प्रियंका एक अलग घर में रहने लगे थे। योगेश अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। जब पुलिस को भी इस बात का पता चला तो उनका भी अनुमान यही था कि अपने बेटे को खो देने के गम में अपनी बहू पर शक कर रहे थे। अब कई महीने बीत गए मगर सुभाष बत्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रहे थे। पैसा और रुतबा बहुत था। शायद इसी के दम पर सुभाष बत्रा और उनकी पत्नी ने कई बड़े अधिकारियों से बात की और अपने बेटे के केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की बात कही। लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने शायद हार मान ली थी। लेकिन योगेश के माता पिता का उनसे प्यार उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था। लेकिन योगेश के पिता यहीं नहीं रुके। पुलिस की नाउम्मीदों ने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने दिल्ली की एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया। फिर जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कर दिखाया। अब वो डिटेक्टिव प्रियंका का पीछा करना शुरू कर देता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है और किससे मिलती है। ये सब पता करने के बाद उस डिटेक्टिव को एक ऐसी लीड मिली जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। योगेश के गुजर जाने के कुछ दिन बाद ही प्रियंका ने जिम जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिम ट्रेनर रोहित प्रियंका का ट्रेनर भी था और शायद उसका आशिक भी। जब डिटेक्टिव ने आसपास में पूछा तो पता चला कि रोहित प्रियंका के घर भी आया करता था और खासकर तब जब योगेश घर पर नहीं होता था। ये चौंका देने वाली बात थी कि रोहित प्रियंका से उम्र में छोटा था। सबूत के तौर पर डिटेक्टिव ने प्रियंका और रोहित की कुछ ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा है। ये सब हासिल करने के लिए डिटेक्टिव ने योगेश और प्रियंका के दोस्तों से पहचान बदल बदल के बात की। फिर डिटेक्टिव ने रोहित की कुंडली निकालना शुरू की तो पता चला कि उसका जो लाइफ स्टाइल था वो उसके बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रहा था। पता चला कि योगेश की मौत के बाद से रोहित का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। योगेश की मौत के बाद वो एक कार भी खरीदता है। जब डिटेक्टिव ने पता निकाला तो पता चला कि वो कार प्रियंका ने रोहित को गिफ्ट में दी थी। अगला सबूत जो डिटेक्टिव ने हासिल किया वो था प्रियंका और रोहित के कॉल रिकॉर्ड्स। जिस रात योगेश की मौत हुई थी उस रात प्रियंका और रोहित की फोन पे बात हुई थी और लोकेशन भी एक ही जगह यानी योगेश के घर की थी। प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पुलिस जितने अधिकार तो नहीं होते, पर उसके बावजूद उसने सारे सबूत इकट्ठे किए जो उसने योगेश के माता पिता को दिए। योगेश के माता पिता का शक अब हकीकत बनकर उनके सामने था। योगेश उन्हें छोड़कर नहीं गया था बल्कि उनसे छीन लिया गया था। सारे सबूत मिलने के बाद सुभाष बत्रा पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारे सबूत देते हुए पूरी बात बताते हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और प्रियंका बत्रा और उसके आशिक रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस कड़ाई से उन दोनों से पूछताछ करती है और सारे सबूत दिखाती है तो वो दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ने अपने गुनाह की कहानी सुनाई। प्रियंका बताती है कि वो रोहित को 2015 में जिम के दौरान मिली थी। प्रियंका को थायराइड की बीमारी हो गई थी, इससे उसका वजन काफी बढ़ गया था। तभी किसी ने उसे जिम ज्वाइन करने की सलाह दी। गोविंदपुरा रोड पर एक जिम में प्रियंका जाने लगी। इसी दौरान उनकी पहचान जिम ट्रेनर रोहित से हुई। सालों पहले वाली मिस दिल्ली अब जिम में काफी मेहनत करने लगी थी। इसी दौरान प्रियंका और रोहित के बीच दोस्ती हो गई। जल्दी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब प्रियंका जिम में काफी घंटे बिताने लगी, मगर ये प्यार कब तक छुपता इसकी खबर योगेश को लग जाती है। अब दोनों पति पत्नी रोज झगड़ने लगते हैं। योगेश प्रियंका को जिम जाने से भी मना करता है, पर प्रियंका जिम जाना नहीं छोड़ती। अब योगेश प्रियंका के लिए उसके प्यार में रुकावट डालने वाला दुश्मन बन गया। प्रियंका रोहित के साथ मिलकर योगेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। रोहित इस काम के लिए उत्तर प्रदेश से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सतीश और सोनू से संपर्क करता है और योगेश की हत्या का सौदा 10 लाख रुपए में तय होता है। योगेश को मारने का प्लान था कि उसको नशे का इंजेक्शन लगाएंगे और नहर में फेंक देंगे। 27 मई 2016 को प्रियंका रोहित और उन लोगों को अपनी कार से घर लेकर आती है। प्रियंका उन लोगों को कार में छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। अब सब लोग योगेश के सोने का इंतजार करते हैं और जैसे योगेश बत्रा सोता है,
प्रियंका उन लोगों को घर के अंदर बुला लेती है और ये लोग योगेश को अब नशे का इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे ही सुई योगेश को लगती है तो वो उठ जाता है। अपने आप को गिरा देख योगेश हाथापाई शुरू कर देता है। इसी हाथापाई में इंजेक्शन की सुई भी टूट जाती है। अब चारों किसी तरह योगेश को कब्जे में करते हैं और प्रियंका उसके मुंह पर तकिया रख तब तक दबाती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। फिर अगले दिन क्या हुआ इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ दिन भागने के बाद उन दोनों आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये केस करीब 4 साल तक चला। 6 अक्टूबर 2021 को करोड़पति बिजनेसमैन योगेश बत्रा के हत्याकांड में यमुनानगर जिला अदालत ने उसकी धर्मपत्नी प्रियंका बत्रा, आशिक रोहित और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सतीश और श्याम सुंदर उर्फ सोनू को उम्र कैद की सजा सुनाई। करीब 4 साल तक चले इस केस में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। आखिरकार 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और सर्क्यूमेंटेशनल एविडेंस के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रियंका सहित अन्य दोषियों को 60,000 रुपए जुर्माना भी किया। फिलहाल सभी आरोपी अभी जेल में हैं और अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसे नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।